हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीएलएड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस टीचिंग यानी विज्ञान शिक्षण के। तो अगर आप एमपी डीएलएड में हैं या आप डीएलएड में हैं तो आप लोगों का जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है साइंस टीचिंग यानी विज्ञान शिक्षण, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। तो ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एमपी डीएलएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के डाले हुए हैं। तो अगर आप लोगों को एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा, वहां पर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर और एमपी डीएलएड सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हैगा राइट नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति लिखिए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ साइंस 3 दिए हैं, 3 नेचर होते हैं साइंस के यानी विज्ञान की 3 प्रकृति होती है, एनालिसिस, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिविटी यानी कि विश्लेषण, परिकल्पना और वस्तुनिष्ठता। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति। तो ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ इससे आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक से चूज द करेक्ट है वो इससे बन सकते हैं। तो सारे जो आंसर है उनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए ताकि आप लोग जो आपका एग्जाम है बहुत अच्छे से दे पाए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेचर ऑफ साइंस। यहाँ मैं फिर से बता दूं, नेचर ऑफ साइंस 3 टाइप के होते हैं, एनालिसिस, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिविटी यानी विश्लेषण, परिकल्पना और वस्तुनिष्ठता। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नेम द लिक्विड मेटल, तरल धातु का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी यानी कि मरकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑब्जेक्टिव ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि का उद्देश्य लिखिए। टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रुथ ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन यानी कि बच्चों के अंदर खुद से सीखना और खुद से याद करने की जो एबिलिटी को हम पैदा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। हम उन्हें क्या सिखाते हैं कि जो भी सच है उसको जब भी एक्सेप्ट करो जब उसका वेरिफिकेशन हो, यानी जब उसको आप पूरी तरीके से वैलिडेट करते हो यानी उसका आपके पास पूरा प्रूफ हो तभी आप उस सच को क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो ये होता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर अन्वेषण विधि। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ मैंने आप लोगों को लिख के यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभिलंब यानी परपेंडिकुलर, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मैं डायग्राम से आप लोगों को बताया है तो आप लोग डायग्राम चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायग्राम देख लें। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अपना 5th से लेके 10th तक पढ़ा ही होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। मैं फिर से बता दूं, परावर्तन के जो नियम है वो है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभिलंब यानी परपेंडिकुलर, फिर परावर्तन के बाद प्रकाश किरण पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर चेंजेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ शोन बिलो, वेयर सी इज द स्पेसिफिक हीट। यानी किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए इसकी इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये हिंदी इंग्लिश यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों में इसका आंसर बता दिया है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है मेटल्स आर कॉपर, लेड, टिन, निकल एंड जिंक। कॉमन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। यानी धातु यानी मेटल में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, और अधातु यानी नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फॉस्फोरस आदि। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल बता दिए। अगर एग्जाम में 2 से ज़्यादा पूछते हैं तो आप लोग इसमें से लिख सकते हैं, या आप 2 पूछते हैं तो इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इफेक्ट ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है, तो अच्छे से उसको पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपको आंसर अपने मर्जी से बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आंसर कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या प्रभाव है। तो यहाँ मैंने लिखा है साइंस इज इन्वॉल्व इन कुकिंग, ईटिंग, ब्रीथिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। The fabric we wear, the brush and paste we use, the shampoo, the talcum powder, the oil we apply, everything is the consequence of advancement of science. Life is unimaginable without all this as it has become a necessity. अब एक बार हिंदी में मैं बता देती हूँ। विज्ञान खाना पकाने, खाने, सांस लेने, वाहन चलाने, खेलने आदि में शामिल है। जिस कपड़े को हम पहनते हैं, जिस ब्रश और पेस्ट का हम उपयोग करते हैं, वे शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हम जो तेल लगाते हैं, वे सब कुछ परिणाम है। मतलब हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, साइंस के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस आंसर को आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप अपने वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई सम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे पटरियों के बीच कुछ जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो इसका आंसर है द गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेल्स टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द आयरन मेटल टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन ड्यू टू द एक्सचेंज इन द टेम्परेचर। इफ द गैप इज नॉट लेफ्ट इन बिटवीन then the rails will bend more and cause derailing of the trains. तो अब मैं इसको हिंदी में बता दूं। तापमान में बदलाव के कारण गर्मियों और सर्दियों के मौसम में लौह धातु के विस्तार और अनुबंध के लिए जगह प्रदान करने के लिए रेल के बीच की खाई को छोड़ दिया जाता है। यदि अंतर नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ पर मिस से प्रिंट, तो मैं आपको बता दूं यदि अंतर नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, रेल की जो रेल है वो क्या होने लगती है, बैंड होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ट्रेन हैं वो आपस में क्या हो सकती हैं, डिरेल हो सकती हैं, यानी टकरा सकती हैं। इस वजह से क्या होता है, रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह को छोड़ी जाती है। दैट्स वाई सम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन इन रेलवे ट्रैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। गति और वेग में अंतर। The speed is the time rate at which an object is moving along a path, while velocity is the rate and direction of an object movement. Put another way, speed is a स्केलर वैल्यू वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर। यानी गति वे समय दर है जिस पर एक वस्तु एक पथ के साथ घूम रही है, जबकि वे किसी वस्तु की गति के दर और दिशा है। गति एक आदिश मान है जबकि वेग एक सदिश राशि है। अब है व्हाट इज एलॉय, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यानी मिश्र धातु क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एन एलॉय इज अ मिक्सचर और मेटालिक सॉलिड सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements. Example of alloy include materials such as brass, pewter, phosphor, ब्रोंज, अमालगम एंड स्टील। एक मिश्र धातु 2 या अधिक तत्वों से बना एक मिश्रण या धातु ठोस समाधान है। मिश्र धातुओं के उदाहरण में पीतल, पवेक्टर, फॉस्फोर, कांस्य, अमलगम और स्टील जैसी सामग्रियां शामिल हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्रकाश और संश्लेषण और श्वसन के बीच अंतर। ये वाला आंसर भी आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएगा, आपको 5th की बुक में मिल जाएगा, 6th की बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को मेन डिफरेंस बता रही हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज दैट फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस where the synthesis of organic compound occurs storing energy, whereas respiration is a catabolic process where the stored organic compounds are utilized producing एनर्जी। यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश संश्लेषण एक उपचय प्रक्रिया है जहां कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, ऊर्जा संचय करते हैं, जबकि श्वसन एक यौगिक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रोल ऑफ साइंस इन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। समस्याओं की विज्ञान और तार्किक विश्लेषण की भूमिका तथा उनके समाधान। लॉजिक हेल्प्स यू थिंकिंग विथ रीजन एंड आर्ग्यूमेंट। Scientists use logic because it shows a relationship between the parts of an idea and the whole idea. The scientific method is a rational, logical thought process that is used to figure out facts and truth. All of the answer must be able to prove. यानी तर्क, आपके पास तर्क और तर्क के साथ सोच रहा है। वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करते हैं क्योंकि वे एक विचार के भागों और पूरे विचार के बीच संबंधों को दर्शाता है। सभी उत्तरों को सिद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम साइंस में थ्योरी या कुछ भी पढ़ते हैं या लॉ पढ़ते हैं तो उसको सबको क्या होना चाहिए, वो प्रूव्ड होते हैं। यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको प्रूव करते हैं। जो भी अपन उनके आंसर पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं ये आंसर ऐसे आया, यानी वो प्रूफ के साथ हमें बताते हैं। इसलिए जब भी हम कोई साइंस में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के साथ होती हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए और उसका हमें प्रूफ मिल सके। तो यही है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। फिर है व्हाट इज एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, यानी सक्रिय शिक्षण पद्धति क्या है। एक्टिव लर्निंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एक्टिवली और experientially involved in the learning process, where there are different levels of active learning depending on students' involvement. Example of active learning techniques include role playing, case study, group project, think, pair, share, peer teaching, debates. यानी सक्रिय शिक्षण सीखने का एक तरीका है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से या अनुभवनात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जहाँ वे सक्रिय शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं जो छात्र पर निर्भर करता है। सक्रिय शिक्षण तकनीकी के उदाहरणों में रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, थिंक, पेयर, शेयर, पेयर टीचिंग, डिबेट्स शामिल है। मतलब बच्चों को सिखाने के लिए उसको कोई एक्टिविटी दीजिए या कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट दिए ताकि वो क्या कर सके, अपना एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए वो चीज़ों को सीख सके। जिससे वो क्या होगा, अगर वो खुद से करके सीखेगा, अगर आप उसको कोई चीज़ देंगे, कोई एक्टिविटी देंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकेगा क्योंकि वो उससे एक्सपीरियंस ले रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का योगदान लिखिए। तो यहाँ मैं हिंदी में बता देती हूँ। होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय जन्म परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत और ब्रह्मांडीय विक्रिय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो इंग्लिश वाले के लिए ऊपर मैंने आंसर लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन क्या है। तो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन वर्टेब्रेट्स. This is primarily carried out by the lungs, kidneys and skins. This is in contrast with secretion where the substance may have specific task after leaving the cell. Excretion is an essential process in all forms of life. उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव से चयापचय अपशिष्ट को समाप्त किया जाता है। कशेरुक में ये मुख्य रूप से फेफड़े, गुर्दे और त्वचा द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी जीव जंतु है सब में ये जो प्रोसेस है वो होता है। अब राइट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि का चरण लिखिए। तो यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं, यानी कि 8 चरण है। तो वो है ऑब्जर्वेशन, आस्किंग अ क्वेश्चन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मेकिंग कंक्लूजन, रिपोर्टिंग एंड इवेलुएटिंग। हिंदी में मैं बता देती हूँ। अवलोकन करना, एक प्रश्न पूछना, जानकारी एकत्र करना, एक परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, निष्कर्ष बनाना, रिपोर्ट करना और मूल्यांकन। तो ये हैंगे वैज्ञानिक विधि के चरण या स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी और तापमान में क्या अंतर है। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो जो हिंदी मीडियम वाले वो जानते ही होंगे इसका आंसर, तो आप लोग इसको सर्च करके लिख सकते हैं। तो हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, हीट इट इज मेजर्ड इन जूल्स, temperature it is measured in Kelvin, heat it is not determined directly by an instrument, temperature it is directly determined by a thermometer, heat it is a derived quantity, it is a fundamental quantity. Write a function of root के कार्यों को लिखिए, यानी जड़। तो root absorb water and nutrients from the soil, they anchor the plant firmly, they help in storing food and nutrients, roots transport water and minerals to the plant. यानी कि रूट क्या करती है, पानी को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है,
दूसरे पौधों तक पहुंचाती है, मतलब प्लांट के दूसरे जो भाग है वहां तक पहुंचाती है। अब वो क्या करती है, जो खाना होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको स्टोर करके रखती है, मतलब उसको जमा करके रखती है। ठीक है, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।